चलो यार बातें मत करो छोटी। वैष्णवी मुझे लगता है वैष्णवी है ना, अब ठीक है वैष्णवी। चलो मैं भी ठीक ही दिखा, काला दिखता हूँ इसमें, इतना काला नहीं हूँ मैं यार, लाइट होनी चाहिए सामने से। हाँ? जला दो तो फिर बच्चों को रिफ्लेक्शन आ रही है। फिल्टर कैसे लगे, बहुत एडिटिंग हो जाएगी भाई, इतना एडिट नहीं कर सकता। चलो हाँ पाउडर लगा लूँ? अरे यार क्या आदमी है यार, अजीब अजीब सुझाव देता है। हाँ जैसे लड़कियां लोग खुद जोकर बन के रहती हैं, देखा शादी में आंटी लोगों को, दीदी लोगों को दिखता है कि कुछ लगा ही रखा है। लगाओ उतना कि जो लगे कि कुछ नहीं लगा रखा, है ना, जैसे लड़के लोग रहते हैं सीधे सरल। चल आजकल लड़के भी मेकअप बहुत पहनते हैं भाई मुंह पे। लड़के कौन से, लड़कों ने भी लड़कियों को पछाड़ रखा है। हाँ है कहीं ऐसे लड़के लोग भी पूरा फाउंडेशन करके घूमते हैं आजकल, स्किन केयर। हाँ यस, वो तिवारी वो कहाँ लगाता हो, ये कहाँ लगाता है वो नहीं। हाँ चल यार तुम क्यों बदनाम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, क्यों मजे ले रहा है उससे, क्या कह रहा है यार। फेयर एंड लवली की क्रीम आती है आजकल, आती है ये लगाता ही है, कह रहा फेयर एंड लवली ग्लोइंग लवली हो गई। चलो भाई जीतू तू नहीं लगाता ऐसे सब कुछ, है ना, अच्छी बात है। हाँ चलो मैं बढ़ाऊंगा यार, हम फिर लेट हो जाएंगे हम फिर। चलो बच्चा बातें नहीं, बोर्ड की तरफ देखो। ठीक ठाक हमने आनंद ले लिया। टॉपिक पढ़ना था क्या, एक्सक्रेशन, दैट इज लास्ट लाइफ प्रोसेस। इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके थे, न्यूट्रिशन पढ़ लिया था। न्यूट्रिशन के बाद हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेशन पढ़ा था, रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल बोथ कवर किया था। फिर हमने कवर किया क्या, लास्ट टॉपिक जो पढ़े थे दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, पहले प्लांट में पढ़ा और कल हम लोगों ने एनिमल में पढ़ा। आई थिंक आज हम पढ़ रहे हैं अपना लास्ट लाइफ प्रोसेस दैट इज एक्सक्रेशन, और आज की क्लास में खत्म हो जाएगा, आज की क्लास में खत्म हो जाएगा। तो चलो शुरुआत यहाँ से होगी ये जानने से कि एक्सक्रेशन होता क्या है। क्या होता है एक्सक्रेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो एक्सक्रेशन वह लाइफ प्रोसेस है जहां क्या हो रहा है, बॉडी में बनने वाले कई प्रकार के टॉक्सिक जहरीले जो वेस्ट है उसको बॉडी क्या करती है, अपने से रिमूव करती है। इस लाइफ प्रोसेस या इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्या, एक्सक्रेशन। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे बॉडी में एक वेस्ट जो बन रहा है दैट इज यूरिया बन रहा है। जब आपका लीवर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, क्या करता है, जब लीवर में प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है दैट इज यूरिया, दैट इज यूरिया। और वो यूरिया जो है बेटा वो पॉइजनस होता है, क्या होता है, पॉइजनस होता है। तो आपके लिए क्या है वो एक वेस्ट, पहली बात तो बॉडी में उसका कोई यूज नहीं, और फिर दूसरा क्या है वो पॉइजनस। अगर बॉडी में बहुत लंबे समय तक रहेगा और ब्लड में चला जाएगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ब्लड के साथ, और आइडली क्या करेगा, डेथ तक कर सकता है। डेथ तक क्या कर, डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। बट तुम जानते ऐसा होता नहीं, क्यों, किडनी दे रखी है आपको भगवान ने, है ना। वो किडनी क्या करती है, जो लीवर से यूरिया बन रहा है दैट इज अ टॉक्सिक वेस्ट, वो जब ब्लड में जाता है तो ब्लड उस यूरिया को कहाँ लेके जाता है, किडनी पे लेके जाता है। और किडनी वो एक्सक्रीटरी यूनिट है, या कहो यूनिट नहीं कहेंगे, यूनिट कुछ और है। किडनी वो ऑर्गन है जो कि क्या करती है, ब्लड में से यूरिया को अलग करती है, और वो यूरिया ही बॉडी में यूरिन के रूप में एग्जिट करता है, या बॉडी से यूरिन की फॉर्म में एग्जिट, तभी उसका नाम यूरिन पड़ा है। क्यों, दैट यूरिन कंटेन यूरिया, दैट यूरिन कंटेन यूरिया। तो समझ आया आपको एक्सक्रीशन क्या है बेटा, वहाँ लाइफ प्रोसेस जहाँ क्या हो रहा है, बॉडी में बनने वाले कई तरह के टॉक्सिक वेस्ट बॉडी से रिमूव होते हैं। बात करें बेटा मेथड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट, मैंने जो आपको उदाहरण दिया वो किसका है, एनिमल का, क्योंकि हम एनिमल से ज़्यादा रिलेट करते हैं अपना, ऑब्वियस सी बात है। अब प्लांट की भावनाएं हमें थोड़ी समझ कम आती है, बिकॉज हम प्लांट से कैसे रिलेट करेंगे, प्लांट एक बिल्कुल ही अलग ऑर्गेनिज्म है। बट हम शुरुआत एक्सक्रेशन इन प्लांट से ही करेंगे। प्लांट भी सच में एक्सक्रेट करता है, प्लांट की बॉडी में भी कई तरह के वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं जो प्लांट अलग अलग तरीकों से अपनी बॉडी से रिमूव कराता है। तो टॉपिक है बेटा मेथड ऑफ एक्सक्रेशन इन प्लांट।
तो बात कर रहे हैं बेटा प्लांट में कई तरह के गैसियस वेस्ट बनते हैं। तो बात करते हैं कि प्लांट जो गैसियस वेस्ट बनाता है उसको कैसे रिमूव करता है, और फिर ये भी जानना है कि वो कौन कौन से गैसियस वेस्ट है जो प्लांट बनाता है और फिर उनसे कैसे उसको कैसे एक्सक्रीट करता है। तो बात कर रहे हैं बेटा सबसे पहली बात कि जो प्लांट में गैसियस वेस्ट बनते हैं, जैसे सबसे बड़ा गैसियस वेस्ट क्या है? ऑक्सीजन। आइडियली प्लांट को ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट है। क्यों? प्लांट फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन बनाता है वो सारा का सारा भी एक्सक्रीट नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है। उसका बहुत छोटा अमाउंट वो खुद रेस्पिरेशन में भी इस्तेमाल करता है। जब रेस्पिरेशन पढ़ाया था तो बताया था आपको कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए उसको? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनाता है? फूड के साथ साथ, फूड तो उसका यूजफुल सब्सटेंस हो गया, वो तो यूज करेगा। फिर एक वेस्ट बनाता है क्या? ऑक्सीजन। बट उस ऑक्सीजन का बहुत छोटा हिस्सा प्लांट खुद भी यूज करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। बट मैक्सिमम जो ऑक्सीजन वो बना रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वो उसके लिए वेस्ट है। वो क्या करता है? उसको एक्सक्रीट करता है। क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। और तुम जानते हो फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है? तो लीव्स में ही हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन जो वेस्ट बन रहा है कहाँ बन रहा है? ये लीफ में बनेगा, और लीफ से उस ऑक्सीजन वेस्ट को कैसे रिमूव करेगा? ऑब्वियस सी बात है, लीफ में मौजूद स्टोमेटा से रिमूव करेगा। क्लियर है? तो क्या समझ आया? प्लांट क्या बनाता है बेटा? गैसेस वेस्ट बनाता है। गैसेस वेस्ट में क्या बनाता है वो? ऑक्सीजन, और उसको वो रिमूव करता है किसके थ्रू? लीफ में मौजूद स्टोमेटा के थ्रू। बट तुम जानते हो प्लांट रेस्पिरेशन भी करता है, और रात के समय जब प्लांट रेस्पिरेशन कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर रहा। अब जब वो रात के टाइम पे रेस्पिरेशन कर रहा है बच्चा, तो क्या यूज कर रहा है? रेस्पिरेशन के लिए वो एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन भी यूज कर रहा है, और बदले में क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के टाइम में तो क्या हुआ, जो रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड बना वो खुद ही इस्तेमाल कर लिया किसमें? फोटोसिंथेसिस में, है कि नहीं? बट रात के टाइम पे प्लांट है फोटोसिंथेसिस होता नहीं। होता है क्या? रात को कैसे फोटोसिंथेसिस होगा? बट रात को रेस्पिरेशन तो होता है। अब क्या होता है उसमें कि जो ऑक्सीजन वो यूज करेगा एटमॉस्फेयर में से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा वो रात के टाइम पे क्या है? वेस्ट है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वो एक्सक्रिएट करेगा स्टोमेटा में, लीफ से मौजूद स्टोमेटा से। और स्टेम में जो पोर्स होते हैं उनको कहते हैं क्या? लेंटिकल्स। पीछे बताया था स्टेम्स में जो पोर्स होते हैं लेंटिकल्स, उसके थ्रू भी वो क्या करता है? गैसेस वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करता है। इन शॉर्ट आप याद करिएगा प्लांट कुछ गैसेस वेस्ट बनाता है, और उन गैसेस वेस्ट को, और आप जानते हो गैसेस वेस्ट क्या है? ऑक्सीजन, और उसको वो बॉडी से एक्सक्रीट करता है लीफ में मौजूद स्टोमेटा से और स्टेम में मौजूद लेंटिकल से। ठीक है? बात कर रहे हैं रिमूवल ऑफ स्टोर्ड वेस्ट। ऑब्वियसली प्लांट कुछ वेस्ट को अपनी बॉडी में स्टोर करता है कुछ समय तक, और फिर बाद में उसको क्या करता है? एक्सक्रीट करता है। कैसे? देखो, बाय शेडिंग द लीव्स। ऑब्वियस सी बात है, प्लांट कुछ वेस्ट अपनी लीव्स में, अपने बार्क दैट इज पेड़ की जो छाल होती है उसमें स्टोर करता है, और कुछ वेस्ट प्लांट अपने फ्रूट्स में भी स्टोर करता है। और जब पेड़ से लीफ झड़ते हैं या उसकी बार्क झड़ती है या क्या कहते हैं सेट करती है ना, या पील करती है, या फ्रूट जब फॉल करता है, इस तरह से इनको छोड़ने के साथ साथ वो अपनी बॉडी में जो वेस्ट उसने जो इसमें स्टोर किया था उससे भी निजात पा लेता है। तो क्या समझ आया कि प्लांट कुछ स्टोर्ड वेस्ट को या सॉलिड वेस्ट को अपने लीव्स, बार्क और फ्रूट्स में भी स्टोर करता है। जब वो लीफ सेट करता है तो उस लीफ के साथ जो वेस्ट वहां स्टोर किया था वो भी उसकी बॉडी से रिमूव होता है। इसी प्रकार से कुछ वेस्ट को वो अपनी बार्क में स्टोर करता है, छाल में, और जब प्लांट अपनी छाल छोड़ता है तो उस छाल के साथ वहां स्टोर वेस्ट भी वो बॉडी से क्या करता है? रिमूव करता है। तो प्लांट इस तरह से एक्सक्रीट करता है किनका? कई तरह के सॉलिड वेस्ट का। और सिमिलरली प्लांट कुछ वेस्ट बेटा अपने फ्रूट में भी स्टोर करता है, और जब फ्रूट उसकी बॉडी से या प्लांट से गिरता है या अलग हो जाता है, इस तरह से वेस्ट भी उसकी बॉडी से रिमूव हो जाता है ना कि इंटरेस्टिंग। ठीक है, चल। बट उसके लिए जो फ्रूट वेस्ट है वो तुम्हारे लिए भोजन है कि नहीं? जो किसी का वेस्ट वो किसी के लिए भोजन है, उसके लिए वो आफत है, छोड़ देता है। सीक्रेशन ऑफ वेस्ट। प्लांट कुछ वेस्ट को सीक्रेट भी करता है गम और रेजिन की फॉर्म में। आप देखा होगा कुछ प्लांट की छाल से कुछ गम टाइप का पदार्थ निकलता है, वो एक्चुअल में उसका वेस्ट है। क्या है उसका? वेस्ट। तो कुछ प्लांट क्या करते हैं? वेस्ट को गम और रेजिन के फॉर्म में भी क्या करते हैं? छोड़ते हैं, और इस तरह से उससे निजात पाते हैं। एंड द लास्ट है बच्चा एक्सक्रीशन इनटू द सराउंडिंग। प्लांट अपनी रूट्स की मदद से भी सॉइल में कुछ वेस्ट को रिलीज
करता है। याद रखना, सम वेस्ट आर रिलीज इनटू द सॉइल अराउंड दी रूट्स। प्लांट अपनी रूट से कुछ वेस्ट को सॉइल में भी रिलीज करता है। इस तरह से प्लांट क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। गैसियस वेस्ट का एक्सक्रीशन किससे करता है, लीफ से मौजूद स्टोमेटा से और स्टेम में मौजूद पोर्स लेंटिकल से। कुछ सॉलिड वेस्ट को क्या करता है, अपने फ्रूट्स, लीफ और बार्क में स्टोर करता है। जब लीफ सेड होती है, बार्क पील होती है या फ्रूट फॉल करता है, इस तरह से वहां स्टोर वेस्ट भी बॉडी से रिमूव हो जाता है। और फिर क्या रह गया, अरे अमीबा कहाँ आ गया ये बता रहा हूं। गम और रेजिन, कुछ तरह के वेस्ट को गम और रेजिन के फॉर्म में भी वो बॉडी से रिमूव करता है। एंड फाइनली कुछ वेस्ट को वो क्या करता है बेटा, रूट्स के थ्रू सॉइल में एक्सक्रीट करता है। इस तरह से प्लांट में क्या होता है बेटा, एक्सक्रीशन होता है। अब आगे किसमें, एक्सक्रीशन इन एनिमल। और ऑब्वियस सी बात है, एनिमल में हम पहले किसकी बात कर रहे हैं, अमीबा की। किसकी बात कर रहे हैं, अमीबा की। जैसे हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो न्यूट्रिशन पहले किसमें पढ़ा था, अमीबा में पढ़ा था। रेस्पिरेशन भी एनिमल से पहले किसमें पढ़ा था, अमीबा पे। अब आया एक्सक्रीशन, तो एक्सक्रीशन हम जब एनिमल में पढ़ रहे हैं तो पहले हम पढ़ रहे हैं माइक्रो या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, दैट इज अमीबा। अब देखो अमीबा में क्या हो रहा है, तुमने भी जाना लगा, आई थिंक जो वेस्ट बनाता है वो तो बॉडी से रिमूव करता है इजेशन के थ्रू, वो भी हमने पीछे पढ़ लिया था जब हम न्यूट्रिशन एनीमिया पढ़ा था। बट देखो प्लांट कह रहे हैं दैट इज अमीबा, जब भोजन उसने डाइजेस्ट किया तो रेस्पिरेशन तो वो भी करता है भाई, और वहाँ एक वेस्ट बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, जब फूड उसने डाइजेस्ट किया, उसको जब वो डाइजेस्ट करके कंज्यूम करेगा, एनर्जी बनाएगा, तो एक वेस्ट वहाँ भी बनता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। और उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो एक्सक्रिएट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आप भी जानते हैं उसकी वॉल में जो मेम्ब्रेन है, दैट इज उसका सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बन रहा है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। याद रहेगा, बोलो भैया, ठीक है। अर्थवॉर्म की अगर हम बात करें बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म के पास एक एक्सक्रीटरी यूनिट या ऑर्गन होता है, इसको कहते हैं नेफ्रीडा। क्या कहते हैं, नेफ्रीडा। याद रखना, कभी पूछ ले कि जो अर्थवॉर्म है उसका वो कौन सा ऑर्गन है जिसके थ्रू वो एक्सक्रिएट करता है, दैट द नेम ऑफ ऑर्गन इज नेफ्रीडा। मॉइस्ट स्किन आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। ऑब्वियस सी बात है, तुमने पढ़ा था रेस्पिरेशन प्लांट, जो प्लांट कह रहा हूँ बार बार यार, अर्थवॉर्म जो है आप भी जानते हो अपनी स्किन से क्या करता था, गैसेस का एक्सचेंज कराता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कि जो वो ऑक्सीजन इंटेक करता है किससे करता था भाई, स्किन से। और इसी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ बनेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या करेगा, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, कैसे, स्किन से। तो जो आपका अर्थवॉर्म है वो उसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, नेफ्रीडा, जिससे अपना बॉडी का सॉलिड वेस्ट को क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। और बॉडी में जो गैसेस वेस्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको वो एक्सक्रीट करता है किससे, अपनी स्किन से, अपनी स्किन से। बात करें बेटा ह्यूमंस की, इसकी बात करें ह्यूमंस की, जो आज हमें डिटेल में पढ़ना है। ह्यूमन में जो एक्सक्रीशन हो रहा है, आप जानते हैं उसकी जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। एक्चुअल में किडनी तो एक ऑर्गन है, किडनी के अंदर कई मिलियंस ऑफ छोटे छोटे यूनिट्स उनको कहते हैं नेफ्रॉन। एक्चुअल में ब्लड से यूरिया जो अलग हो रहा है वो कौन कर रहा है, किडनी में मौजूद एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन, है ना। बचपन में हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन किससे होता है, लंग्स से, लंग्स से होता है। लंग्स में मौजूद एल्विली है जो एक्चुअल में गैसेस का एक्सचेंज कराती है ब्लड में, अब ब्लड से लंग्स, है ना। कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेटरी यूनिट कौन है, लंग्स। लंग्स एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, वहाँ जो एक्सक्रीटरी यूनिट है वो कौन है, एल्विली। इसी प्रकार से हम बचपन से पढ़ते हैं किडनी क्या करती है, ब्लड में से यूरिया को अलग करती है कि नहीं। बट एक्चुअल में किडनी तो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, किडनी तो एक बहुत बड़ा ऑर्गन है। उसके अंदर कई सारे हजारों लाखों की संख्या में क्या है, छोटी छोटी एक्सक्रीटरी यूनिट है, किसको कहते हैं, नेफ्रॉन। और एक्चुअल में नेफ्रॉन है जो ब्लड में से क्या करता है, यूरिया को अलग करता है। चाबी बाहर है, लो मम्मी, बंद कर दोगे, ठीक है। तो क्या बोला, एक्चुअल में किडनी तो एक ऑर्गन है, और वो हमने पढ़ा कि किडनी क्या करती है, ब्लड को प्यूरिफिकेशन काम करती है। कैसे प्यूरिफाई कर रही है, उससे मौजूद यूरिया को अलग करती है। बट एक्चुअल में आज हमें पढ़ना है नेफ्रॉन के बारे में। किडनी तो सिर्फ क्या बोलेंगे, एक बड़ा सा एनवलप जैसा है। अब इसके अंदर ऐसा क्या जादू हो रहा है कि वो ब्लड में से इम्प्योरिटी को अलग करती है। तो इसके अंदर एक्चुअल में क्या है, मिलियंस ऑफ लैक्स ऑफ क्या है,
एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन है, और एक्चुअल में नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड में से यूरिया को अलग करता है। समझे बच्चा? अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे, याद रख सकते हो कि ह्यूमन में एक्सक्रीटरी यूनिट कौन है, नेफ्रॉन। हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन फॉर्म अ किडनी, और 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलके बनाते हैं किसको, एक किडनी को। समझे? चलो आगे बढ़ सकते हैं। यहां पर इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अमीबा में एक्सक्रीशन कौन से प्रोसेस हो रहा है, डिफ्यूजन से, किसके थ्रू, उसकी सेल वॉल के थ्रू। अर्थवॉर्म का थोड़ा याद कर लेना कि उसमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो नेफ्रिडा है, और बाकी जो रेस्पिरेशन में वेस्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज कर रहा है या एक्सक्रीट कर रहा है किससे, अपनी स्किन से। और ह्यूमन तो अभी फिलहाल हमें डिटेल में पढ़ना है, किसी ने यहाँ नहीं भी पढ़ा, अभी समझ जाएगा, अभी समझ जाएगा। चलो आ जाते हैं क्या, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो पहले बात करते हैं। ह्यूमन बीइंग में मेनली 2 वेस्ट बन रहे हैं। वन इज कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बन रहा है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और आई थिंक आप जानते हैं इसका एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है। अभी तो पूरा हार्ट का पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ाया था कि जो रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बना वो ब्लड से कहाँ पहुँचता है, हार्ट में पहुँचता है, किसके थ्रू, मेन वेन्स के थ्रू, है क्या नहीं, और फिर ब्लड को पंप कर देता है कहाँ, वापस लंग्स में। और लंग्स में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है वो क्या होता है, वहां से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोली चला जाता है। तो एक्चुअल में आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सक्रीशन कौन करा रहा है, लंग्स ही करा रहे हैं, और लंग्स में भी कौन, एल्वियोली करा रहा है, ठीक है। तो ये तो मुझे लगता है बताने वाली चीज नहीं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं। तो जो मेन वेस्ट है ह्यूमन बीइंग में दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है बेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और एक जो वेस्ट है दैट इज यूरिया, दैट इज यूरिया जो फॉर्म होता है लीवर में। कहाँ बनता है यूरिया, लीवर में बनता है। जब वहाँ किसका ब्रेकडाउन हो रहा होता है, प्रोटीन का। जब लीवर में प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन द लीवर अ वेस्ट यूरिया इज प्रोड्यूस, और पॉइजनस है। कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में पॉइजनस तो नहीं है, बट ऑब्वियसली तो बॉडी के लिए वो वेस्ट है। क्यों है वेस्ट, यूज नहीं है बॉडी में उसका, तो बॉडी क्या करेगी, उसको स्टोर करके किस काम में इस्तेमाल करेगी, तो वेस्ट है। बॉडी एक्सक्रीट करती है, किसके थ्रू करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट, लंग्स में मौजूद एल्वियोली के थ्रू ही करती है, ठीक है। चलिए वाई एक्सक्रीशन इज नीडेड, बता तो दिया बेटा, क्यों एक्सक्रीशन जरूरी है। अरे जो टॉक्सिक वेस्ट सब्सटेंस बन रहे हैं उनको बॉडी से क्या करना है, रिमूव करना है। अब यूरिया बॉडी में रहेगा तो क्या जीव जिंदा रहेगा, है कि नहीं। देयर रिमूवल इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल बॉडी फंक्शन। ऑब्वियसली बॉडी में जो वेस्ट बन रहे हैं वो टॉक्सिक है, कुछ टॉक्सिक नहीं है, तो बॉडी में किसी काम के नहीं है, तो एक्सक्रीशन जरूरत क्या है, इसी पर्पज में। अगर टॉक्सिक वेस्ट बन रहा है तो वो टॉक्सिक वेस्ट को बॉडी से हटाना है, नहीं तो बॉडी की फंक्शनलिटी खराब होगी, दैट कैन लीड टू दी डेथ आल्सो, है ना। चलिए बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बन रहा है उसका एक्सक्रीशन कौन कराता है, लंग्स। और जो यूरिया हो रहा है फॉर्मेशन एक वेस्ट, उसको एक्सक्रीट करता है कौन, किडनी। कौन करता है, किडनी। चलो यहां से आ जाओ, अब तक जो पढ़ाया वो बहुत सीधा सरल था, या बोरिंग भी कह सकते हैं। यहां से आ जाओ, हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस, तो वहां बात होगी किडनी की। एक्चुअल में किडनी ही वो ऑर्गन है जो ब्लड में से क्या कर रहा है, यूरिया का एक्सक्रीशन करा रहा है। तो किडनी की अगर बात करें, किडनी क्या है, एक बीन शेप ऑर्गन है, एक बीन शेप ऑर्गन है, लोकेटेड नियर दी बैक अबव द वेस्ट। आपके यहां होती है पीछे, समझ रहे हो, यहां नहीं होती, यहां तो पेट और लीवर है, यहां कहाँ जगह है। किडनी की जो लोकेशन है वो क्या है, आपके कमर के पीछे, और कमर से कहते हैं कमर से थोड़ा सा ऊपर, कमर से ऊपर, ठीक है। तो बीन शेप ऑर्गन है जो कि कहाँ मौजूद है, नियर दी बैक अबव दी वेस्ट। वेस्ट समझते ना, कमर से ऊपर और आपके पीछे कमर पे। रिमूव क्या करती है बेटा, ब्लड में मौजूद यूरिया जो गया, कहाँ से गया बता दिया, जब लीवर में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ तो वहाँ यूरिया बन रहा है उस प्रोसेस में, है ना। और उस यूरिया को रिमूव करती है ब्लड से, और इस तरह से ब्लड क्या होता है, प्यूरिफाई होता है। जो वेस्ट सॉल्ट है या बॉडी में जो एक्सेस सॉल्ट है उसका एक्सक्रीशन कराती है, और बॉडी में जो एक्सेस वाटर है उसका एक्सक्रीशन भी कौन कराता है, किडनी ही कराती है, ठीक है। अच्छा, ब्लड फ्लो इन द किडनी। अब यहाँ से समझना, देखो इस डायग्राम सबको समझ आएगा क्या हो रहा है, मोटा मोटा समझ आएगा, इन डेप्थ तब समझेंगे जब हम नेफ्रॉन पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि एक्चुअल में जादू तो कहाँ हो रहा है,
नेफ्रॉन में हो रहा है। बट फिलहाल मोटा मोटा समझते देखो बच्चा, होता क्या है देखो, ये किडनी आपको दिख रही होगी, 2 किडनी होती है एक इंसान के पास, बोलो रे 2 किडनी होती है। अब यहाँ ध्यान देना कि जो रीनल वीन है और एक रीनल क्या है, आर्टरी है। अब जो रीनल आर्टरी है ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू द किडनी। जो बॉडी में इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड से मतलब क्या है कि वो ब्लड जिसमें यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जिसमें एक्सेस सॉल्ट होगा, जिसमें एक्सेस वाटर होगा, दैट इज इम्प्योर ब्लड, है ना। गंदा खून का मतलब वैसे गंदा क्या, उसमें क्या है कई तरह के टॉक्सिक और वे सब्सटेंस मौजूद है, उसको कहा गया है क्या, इम्प्योर ब्लड। अब इम्प्योर ब्लड जो है बेटा वो किडनी में पहुंचता है किसके थ्रू, एक ब्लड वेसल के थ्रू। याद रखना ब्लड वेसल का नाम है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी क्या करती है, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को बॉडी से कहां लेके आती है, किडनी में लेके आती है। किसमें लेके आती है, किडनी में। क्लियर है, रीनल आर्टरी ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू दी किडनी। अब रीनल आर्टरी से क्या हुआ, जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है वो कहां पहुंच गया बेटा, किडनी में पहुंच जाएगा। ठीक है, अब किडनी क्या करती है आप जान रहे हैं, उस इम्प्योर ब्लड में से जो भी इम्प्योरिटीज है लाइक यूरिया, एक्सेस वाटर, सॉल्ट, वो क्या करती है, अलग करती है। अभी हम अंदर जाके पढ़ेंगे एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है, बट फिलहाल मोटा मोटा लेआउट पढ़ रहे हैं कि रीनल आर्टरी क्या करी, इम्प्योर ब्लड को कहाँ लेके आई। और याद रखना कि कौन सी ब्लड वेसल जो इम्प्योर ब्लड को किडनी में ला रही है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ब्रिंग इम्प्योर ब्लड टू दी किडनी। अब जब किडनी में गया तो किडनी क्या करेगी, उसमें से इम्प्योरिटीज को अलग करेगी, और जो इम्प्योरिटीज होगी वो एक लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, एक ट्यूब आपको दिख रही होगी, दिख रहा है, इस ट्यूब को कहते हैं क्या, यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। और किडनी में, किडनी ने जो इम्प्योर ब्लड में से यूरिया, एक्सेस वाटर और सॉल्ट क्या किया, अलग किया, वो एक लिक्विड की फॉर्म में क्या होगा, यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, किसके थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू। ट्यूब का नाम है यूरेटर। तो आपको याद होना चाहिए यूरेटर क्या कर रहा है, रीनल आर्टरी क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को किडनी में लाती है। अब किडनी में जो इम्प्योर ब्लड क्या होगा, कि सफाई होगी। सफाई कैसे होगी कि उस इम्प्योरिटी में से एक्सेस वाटर, यूरिया क्या कराया जाएगा, अलग किया जाएगा, और जब वो अलग हो जाएगा तो ब्लड प्योर हो जाएगा। अब जो इम्प्योरिटीज है वो क्या होगा, एक ट्यूब जिसका नाम है यूरेटर से कहाँ आ जाएगा वो इम्प्योरिटीज, यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर के वहाँ एक ओपनिंग है, इसको कहते हैं क्या, यूरेथ्रा। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से क्या होगा, वो यूरिन की फॉर्म में क्या होगा, यूरिया या जो भी इम्प्योरिटीज है बॉडी से आउट हो जाएगी। और जो प्योर ब्लड बच गया, जो प्योर ब्लड बच गया, वो प्योर ब्लड क्या होगा, वो किडनी से, प्योर ब्लड जो होगा वो किडनी से आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, किसके थ्रू, एक ब्लड वेसल के थ्रू। ब्लड वेसल का नाम है रीनल वीन। क्या है, रीनल वीन। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज क्या, प्योर ब्लड। क्या, प्योर ब्लड, याद रहेगा। तो सिंपल है मैकेनिज्म। तो अगर इस तरह से पढ़ना है कि रीनल आर्टरी ने इम्प्योर ब्लड को कैरी किया, कहाँ तक पहुँचाया, किडनी तक। अब किडनी ने क्या किया, उस इम्प्योर ब्लड में से इम्प्योरिटीज को अलग किया। जो प्योर ब्लड है वो किडनी से आउट हो जाएगा, किसके थ्रू, रीनल वीन के थ्रू, और बॉडी में पहुंच जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज अलग करी वो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड फॉर्म में क्या होगा, एक ट्यूब यूरेथर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आएगी। कुछ समय तक यूरिन जो है वहां पर, है ना, यूरिन कहते हैं, वो जो सॉल्यूशन है उसको क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं, जिसमें यूरिया मौजूद है, क्या मौजूद है, सॉल्ट मौजूद होगा, एक्सेस वाटर होगा। वो इम्प्योरिटी यूरिन की फॉर्म में कहाँ रहेगी, कुछ समय तक ब्लैडर, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा। और ये जो ओपनिंग है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा, और फिर यूरेथ्रा से क्या होता है, वो यूरिन या वो इम्प्योरिटीज यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है कि नहीं है, इस डायग्राम पे ही समझ आ रहा है क्या हो रहा है। रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड किडनी में आया, किडनी में क्या हुआ, उस ब्लड में से इम्प्योरिटीज को अलग किया गया। जो इम्प्योरिटीज है वो एक ट्यूब यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आया, यूरिनरी ब्लैडर में जब स्टोर होगा कुछ समय के लिए तो कहाँ चला जाएगा, एक ओपनिंग जैसे यूरेथ्रा से बॉडी से आउट होगा। और जो प्योर ब्लड है वो एक रीनल वीन, एक ब्लड वेसल रीनल वीन से किडनी से आउट हो जाएगा, कहाँ जाएगा, बॉडी में पहुंच जाएगा। समझ आएगा बेरा नहीं। चलो
आगे चले क्या, तो यही सब यहाँ लिखा हुआ है कि रीनल आर्टरी से क्या है, इम्प्योर ब्लड किडनी में आता है, और जो प्योर ब्लड है वो किडनी से बॉडी में पहुंचता है रीनल वेन से। किडनी से कहाँ जाएगा इम्प्योरिटी, प्योरिटी वो ट्यूब, फिर यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरोसा से बॉडी से आउट हो जाएगा, वो तो बताया। चलो अब यहाँ देखो, अब आई थिंक ये एक एक करके वो चरण या स्टेप समझा रहे हैं, आई थिंक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। यूरिनरी ब्लैडर क्या कर रहा है, वो टेम्परेरी यूरिन को स्टोर करता है। फिर यूरेथ्रा क्या है, ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट से। और यूरेथ्रा क्या बता तो दिया, वो ऑर्गन है जहां से यूरिन या वो जो वेस्ट है वो बॉडी से आउट होता है, ठीक है। की पॉइंट्स क्या बेटा, किडनी एक्ट एज फिल्टर ऑफ ब्लड। किडनी कैसे एक्ट कर रही है, एक फिल्टर की तरह एक्ट कर रही है, जो ब्लड को क्या करती है, फिल्टर करती है, उसमें से अलग करती है। यूरिन इज येलोइश लिक्विड वेस्ट, ऑब्वियस सी बात है, यूरिन जो होता है वो आमतौर पे कैसा होता है, एक येलोइश लिक्विड वेस्ट। ज़्यादा पानी पियोगे तो यूरिन जो होता है वो आपको कहते हैं येलो नहीं दिखेगा, समझ लो। और ज़्यादा पानी भी, एक लिमिट से ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए। ज़्यादा पानी पिएगा किडनी, किडनी का काम सिर्फ यूरिया अलग करना नहीं है ना, बॉडी में जो एक्सेस वाटर होगा उसको भी किडनी अलग करती है। अब तू बेमतलब का एक्स्ट्रा पानी पिएगा जो बॉडी की जरूरत नहीं है, तो बॉडी के लिए एक्स्ट्रा पानी वेस्ट ही है, और खामा किडनी पे लोड नहीं बढ़ रहा है। वो क्या कर रही है, वो एक्सेस वाटर को ब्लड से अलग करेगी। तो ऐसा नहीं कि पानी पीना चाहिए तो तुम 24 घंटे बोतल लेके पानी ही पिए जा रहा है, तो क्या होगा, यूरिन बोले तो पेशाब ज़्यादा आएगा, हिंदी में यही बोलते हैं ना उसको। क्यों, क्योंकि जो एक्सेस वाटर होगा बॉडी में, बॉडी के लिए क्या है भाई, वो वेस्ट है। तो किडनी क्या करेगी, उसको ब्लड से अलग करेगी। इसमें मुस्काने ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी में उसको पेशाब भी बोलते हैं, है ना। वो नेचुरल चीज़ है, हर चीज़ को हम ऐसे दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं क्या है, नहीं क्लियर है। अंग्रेजी में उसको तो यूरिन बोले, तब से 4 बार तो यूरिन बोला, अब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कुछ अलग नाम होता है कि नहीं। तो वो यूरिन जो है बेटा, वो एक क्या होता है, येलोइश लिक्विड वेस्ट होता है। मैं सिर्फ ये समझा रहा हूँ इस पॉइंट पे, कि येलो वेस्ट होता है, वो येलो कलर किसके वजह से उसमें मौजूद, यूरिया की वजह से, है ना। और आइडली बहुत येलो भी नहीं होना चाहिए। इससे क्या समझ आ रहा है, आप पानी कम पी रहे हैं, क्योंकि जो यूरिन निकल रहा है उसमें यूरिया ज़्यादा है और पानी कम है, नहीं समझे। यूरिन की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगी तो भैया जो यूरिन का कलर होगा वो बहुत ज़्यादा येलो होगा, वो भी सिम्टम है कि भाई थोड़ा पानी का कंजप्शन बढ़ा है कि नहीं। भाई इसी समझनी चाहिए, समझे चैप्टर में है तो आइडली ये सब पता होना चाहिए। चलो, एक्सक्रीशन इज एसेंशियल फॉर रिमूवल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। ऑब्वियस की पॉइंट क्या है कि एक्सक्रीशन की जरूरत क्यों है बॉडी में, बॉडी में बनने वाले हार्मफुल और जो वेस्ट सब्सटेंस जो कि इस्तेमाल किए नहीं है उनको हटाने के लिए एक्सक्रीशन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें क्या, बात करते। ये देखो, ये है आपका नेफ्रॉन, ये है आपका नेफ्रॉन। जो एक किडनी होती है ना, सुनना पहले यहाँ देखना, कहाँ से लगे, ये जो किडनी है ना बेटा, तो देखो आपने क्या देखा कि जो रीनल आर्टरी है, वो रीनल आर्टरी क्या करती है, रीनल आर्टरी की बात करो, रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को किडनी में लाती है। अब रीनल आर्टरी एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल है, तुम भी जानते हो, अंदर जाके बहुत छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में टूटेगा। किसमें टूटेगा, ब्लड कैपिलरीज में। और हर ब्लड कैपिलरी किससे कनेक्टेड है, एक नेफ्रॉन से कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड है, नेफ्रॉन से कनेक्टेड। किससे कनेक्टेड है, समझ लो। और ऐसे मैंने सिर्फ एक दिखाया है, ऐसे वहां क्या है, वो जो ब्लड वेसल है रीनल आर्टरी, वो ऐसी कई सारी नेफ्रॉन कई सारी कैपिलरीज में टूटेगा। और हर कैपिलरीज कहां जा रही है, वहां मौजूद एक्सक्रीटरी यूनिट नेफ्रॉन में जाएगी। मैं सिर्फ एक नेफ्रॉन दिखाया है, अब हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन में जाके क्या हो रहा है। नेफ्रॉन ही एक्चुअल में उस ब्लड में से इंप्योरिटीज अलग करेगा, जो वेस्ट होगा वो कहाँ आएगा, यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा। और जो प्योर ब्लड होगा वो ऑब्वियस बात है ब्लड कैपिलरीज मिलेगा, और ब्लड कैपिलरी से मिलकर कहाँ मिलेगा, ब्लड कैपिलरी से मिलकर वो एक दोबारा ब्लड वेसल मिलेगा, जो कि कौन होगी, रीनल वीन। और वो रीनल वीन क्या करेगी, प्योर ब्लड को बॉडी से आउट करेगी। ठीक है, अब ये समझना है कि देखो वहाँ क्या हो रहा है, बहुत सिंपल में क्या नहीं समझ, कम से कम 10वीं में तो इसको सिंपल ही समझाया गया। देखो यहाँ देखना, ये है नेफ्रॉन, ये पूरा है क्या, नेफ्रॉन। और कोई पूछे कि ह्यूमन बींग्स में या एनिमल में एक्सक्रीटरी यूनिट कौन है, किडनी मत बोल देना, एक्सक्रीटरी यूनिट है नेफ्रॉन। अल्टीमेटली जो ब्लड में से इंप्योरिटीज अलग हो रही है वो कहाँ हो रही है, नेफ्रॉन में हो रही है। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है।
अब पहले हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की ही बात कर लो। तो देखो किडनी में क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, और नेफ्रॉन इज अ फंक्शनल यूनिट। ऑब्वियस सी बात है, किडनी में जो फंक्शनल यूनिट जो सच में क्या कर रही है, ब्लड में से इम्प्योरिटीज को अलग कर रहा है, वो कौन है, नेफ्रॉन है। कौन है, नेफ्रॉन है। अब यहां समझना, नेफ्रॉन के पार्ट की बात करो, समझो नेफ्रॉन देखो कुछ ऐसा है, दिख रहा है, एक सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर है कि दिख रहा है टॉप पे, फिर उसमें क्या है कि नीचे यू शेप ट्यूब्यूल है। क्या है, यू शेप ट्यूब्यूल है। समझ नहीं आ रहा? अगर तुम उसको बहुत सिंपल वे में देखो तो जो किडनी है या किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन का तुम स्ट्रक्चर देखो तो दो हिस्से बात कर सकते हो कि जो सबसे टॉप मोस्ट हिस्सा है वो सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर है। समझ रहे हैं? और इसको कहते हैं क्या, बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेन कैप्सूल। तो जब आप नेफ्रॉन को देखोगे तो जो उसका टॉप पार्ट है दैट इज अ सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर और कहलाया क्या, बोमेन कैप्सूल। और इसका लोअर पार्ट देखोगे तो आपको एक यू शेप ट्यूब दिखेगा। क्या दिखेगा, एक यू शेप ट्यूब दिखेगा। इसको कहा गया है ट्यूब्यूल। इसे क्या कहा गया है, ट्यूब्यूल। मेन मोटा मोटा समझ आया कि नेफ्रॉन का अगर स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो तो उसका टॉप पार्ट क्या है, एक सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर है। क्या कहा गया उसको, बोमेन कैप्सूल। फिर लोअर पार्ट क्या है, यू आकार का ट्यूब है। क्या है, यू शेप ट्यूब है, उसे कहते हैं क्या, ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल। अब समझना बच्चा, अब होता क्या है, थोड़ा छोटा करूंगा, मुझे थोड़ा ऊपर ज्यादा जगह तो नहीं, थोड़ी जगह चाहिए। अब देखो होता क्या है, सुनना जरा, कि जब रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड किडनी में आया, मैंने पीछे दिखाया, तो वो तुम जानते हो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज में टूटेगा, और हर ब्लड कैपिलरीज क्या करेगी, एक एक नेफ्रॉन के अंदर एंटर करेगी। अब जब रीनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड किडनी में एंटर किया तो रीनल आर्टरी थोड़ी ना जाएगी नेफ्रॉन के अंदर, नेफ्रॉन बहुत छोटा है। तो रीनल आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड आया तो रीनल आर्टरी किसे टूटी, वो अंदर जाके छोटी छोटी ब्लड कैपिलरी दैट इज माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल में चली जाएंगी। और जो ब्लड कैपिलरीज है, सुनना, उनके थ्रू क्या होगा, जो इम्प्योर ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, जो क्या है, ये डॉट डॉट ऐसा मान लो कि दैट इज इम्प्योरिटीज, दैट इज इम्प्योरिटीज कंटेन करता है। वो इम्प्योर ब्लड क्या करेगा, नेफ्रॉन के जो अपर पार्ट था दैट इज अ सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा गया, बोमेन कैप्सूल में एंटर करेगा। और फिर जब ये यहां एंटर करेगा बच्चा, तो सुनना मेरी बात है, तो यहां पर एक बंच ऑफ कैपिलरीज बनेगा। क्या बनेगा, एक गुच्छा बन जाएगा, किसका, ब्लड कैपिलरीज का। दिख रहा है क्या बनेगा वहां बोमेन कैप्सूल के अंदर, एक बंच ऑफ कैपिलरीज बनेगा। इसे कहते हैं ग्लोमरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमरुलस। आई थिंक हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँगा, है ना, बट मुझे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं पढ़ूँ। बाकी अगर आपको सही प्रोनाउंसिएशन ढूंढना है, आइडली मेरे हिसाब से ठीक है, बट फिर भी मैं एक क्लेम नहीं करूँगा। इट कुड बी कि मैं थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन आउट कर रहा हूँ, बट फिलहाल जो मेरे को पढ़ने में आता है, जो मैं पढ़ता हूँ, है ना, जो आज से इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, दैट इज ग्लोमरुलस। ग्लोमरुलस, इसे क्या कहा गया, ग्लोमरुलस। समझ आया नहीं आया? तो क्या हुआ कि जो ब्लड कैपिलरीज कहाँ पहुंची, बोमेन कैप्सूल में। बोमेन कैप्सूल क्या है, एक यू शेप कप लाइक स्ट्रक्चर है। फिर जब वो अंदर पहुंची तो क्या बनाया उसने एक बंच ऑफ कैपिलरीज बनाया, एक कैपिलरीज का गुच्छा बनाया, जिसको क्या कहा गया, ग्लोमरुलस। और फिर देखना वो यहां से ये ब्लड कैपिलरीज एग्जिट करेगी, किससे, बोमेन कैप्सूल से, और ये रन करेगी किसके अलोंग, अलोंग दी ट्यूब्यूल, अलोंग दी, दिख रहा है किसके साथ चल रही है ये, ट्यूब्यूल के साथ चल रही है। अब ना, हाँ बेटा, हाँ उसके साथ लिपट के चल रही है, कहना हिंदी में सही होगा, उसके साथ लिपट के चल रही है। दिख रहा है आपको, अरे बोलो, हो। अब यहां देखना, अब जब उसके साथ लिपट के चले, समझना क्या हो रहा है। एक्चुअल में ट्यूब्यूल की जो मेम्ब्रेन है ना, वो उसमें पोर्स होते हैं। क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। कैपिलरीज की वॉल में भी क्या है, पोर्स है। अब तुम भी जानते हो कि इम्प्योरिटीज किस में ज्यादा है, ऑब्वियसली बात है, जो वहां से कैपिलरीज आई थी उसके अंदर इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। अब क्या होगा, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और इस ट्यूब्यूल के अंदर भी क्या है, फ्लूइड होता है। इस ट्यूब्यूल के अंदर भी क्या होता है,
फ्लूइड होता है। अब मुझे बताओ कि जो इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन है किसमें ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है जो वहाँ से कैपिलरीज आई है, और ट्यूब्यूल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है इम्प्योरिटीज की? कम है। एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा कि इम्प्योरिटीज धीरे धीरे किसमें डिफ्यूज हो जाएगी? किसमें डिफ्यूज हो जाएगी? ट्यूब्यूल में डिफ्यूज हो जाएगी। किसमें डिफ्यूज हो जाएगी? ट्यूब्यूल में। अब जब उसके साथ चल रहा है धीरे 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 मैक्सिमम जो इम्प्योरिटीज है किसमें चली जाएगी? समझ लो किसमें चली जाएगी? ट्यूब्यूल में चली जाएगी। और अल्टीमेटली ब्लड में मौजूद मैक्सिमम इम्प्योरिटीज कहाँ आ चुकी होगी? ट्यूब्यूल्स में आ चुकी होगी। और उस कैपिलरी में जो ब्लड होगा वो क्या हो चुका होगा? मैक्सिमम इम्प्योरिटीज को क्या कर चुका होगा? ट्यूब्यूल को डिफ्यूज करा चुका होगा। और अब वहां जो ब्लड हो जाएगा, ये कैसा ब्लड था? कैपिलरीज में इम्प्योर ब्लड, अब वो क्या हो गया है? प्योर ब्लड। और ऐसा हर नेफ्रॉन में हो रहा है, ऐसा हर नेफ्रॉन में हो रहा है। अब यहां से जो कैपिलरीज एग्जिट करी उसमें क्या है? प्योर ब्लड। कैसे? उसमें मौजूद इम्प्योरिटीज किसमें डिफ्यूज हो गई? ट्यूब्यूल में डिफ्यूज हो गई। और अब ट्यूब्यूल में जो इम्प्योरिटीज है ट्यूब्यूल क्या करेगा? यहां से एग्जिट करेगा। और ऐसे बॉडी में कई सारे नेफ्रॉन है, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन हैं। और तुम भी जानते हो नेफ्रॉन ट्यूब्यूल्स, हर नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है वो एक जगह पे क्या होगा बेटा? कनेक्ट होगा। और जितना भी वेस्ट है वो ट्यूब से, किडनी से आउट हो जाएगा। उस ट्यूब का नाम क्या है? यूरेटर है। क्या है? यूरेटर है ना। और इसी प्रकार से जितनी भी ब्लड कैपिलरीज यहां से लिख लीजिए, जिनमें क्या है? प्योर ब्लड, वो किससे मिल जाएंगी? रीनल वीन से। और रीनल वीन में मौजूद प्योर ब्लड बॉडी में पहुंच जाएगा। दैट इज सिंपल मैकेनिज्म कि हाउ किडनी इज प्यूरिफाइंग दी ब्लड। बोले तो उसमें से कैसे इम्प्योरिटीज को अलग कर। फिर से बताना क्या एक बार कि किडनी में जो नेफ्रॉन है, पहले उसका स्ट्रक्चर देखो कि स्ट्रक्चर कैसा है। दो हिस्सों में स्ट्रक्चर है। जो टॉप मोस्ट पार्ट है दैट इज अ सी शेप कप लाइक स्ट्रक्चर, क्या कहा गया उसको? बोमेन कैप्सूल। जो लोअर पार्ट है दैट इज यू शेप ट्यूब, दैट इज ट्यूब्यूल। क्या हुआ कि ब्लड कैपिलरी से इम्प्योर ब्लड क्या करेगा? बोमेन कैप्सूल में एंटर करता है और एक लंप या बंच ऑफ कैपिलरीज बनाता है, क्या कहा गया? ग्लोमेरुलस। और फिर जब यहां से एग्जिट करता है तो इट रन अलोंग दी ट्यूब्यूल। वो ट्यूब्यूल के साथ साथ चलता है, जैसे हिंदी में बोल सकते हैं लिपिड के चलता है। और जो इम्प्योरिटीज होती है वो कैपिलरीज से किस में चली जाती है? ट्यूब्यूल में डिफ्यूज हो जाती है। और इस तरह से कैपिलरीज में जो ब्लड बचता है वो प्योर हो जाता है, बोले तो इम्प्योरिटी से रहित हो जाता है। जब इम्प्योरिटी नहीं रहेगी उसमें तो दैट इज प्योर ब्लड। और फिर वो क्या करते हैं? हर नेफ्रॉन का जो ट्यूब्यूल है वो किसी एक ट्यूब से कनेक्ट होगा। और आप जानते हैं फिर वो क्या होगा? किडनी से एग्जिट करेगा, किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। और इम्प्योरिटीज या यूरिन जो है वो कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरेथ्रा से बॉडी से आउट होगा। और जिन कैपिलरीज में प्योर ब्लड गया, ऑब्वियस सी बात है वो सब भी एक जगह पे मिलेंगी। और किससे कनेक्ट हो जाएंगी? रीनल वीन से। और रीनल वीन जो प्योर ब्लड को क्या करेगा? बॉडी के सभी हिस्सों तक लेके जाएगा। आपको समझ आ रहा सार्थक बेटा? अच्छा, समझ आया कि नहीं आया? बाकी ये सब मैकेनिज्म पढ़ लोगे, देखो मैंने पूरा समझाया है ना। अच्छा, मुझे ये डायग्राम आई थिंक यूज करना था, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आई थिंक इसको तभी मैं कह रहा यहाँ जगह कम पड़ गई, ये मैंने इसलिए बनाया था। आई थिंक ये बड़ा ज़्यादा दिख रहा है कि नहीं? बट आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ आपको ये डायग्राम साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, वहाँ भी साफ ही था, ठीक है। अच्छा, बात करें लास्ट टॉपिक बच्चा, दैट इज किडनी फेलियर। ऑब्वियस है किडनी फेलियर मींस क्या है? जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, दैट इज किडनी फेलियर। कब कहोगे किडनी फेलियर हो गया? जब किडनी अपना काम, क्या काम है किडनी का? ब्लड में से यूरिया और कई और तरह के वेस्ट को अलग करना। किडनी फेलियर एक वो मेडिकल कंडीशन है जिस मेडिकल कंडीशन में आप क्या देखेंगे? जो बंदा है उसकी किडनी जो काम उसको करना है वो नहीं कर रही, तभी फेल हो गया ना, है ना। चलो, अब कारण क्या है? ऑब्वियसली कोई इन्फेक्शन हो जाए बेटा बॉडी में, दैट कैन आल्सो कॉज द किडनी फेलियर। हाई ब्लड प्रेशर, किसी बंदे को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो देख रहे हो हाई ब्लड प्रेशर होना कितना खराब है, दैट कैन आल्सो कॉज टू दी किडनी फेलियर। और डायबिटीज़ बहुत खतरनाक, सच में इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं या हमारे वन के जवान हैं, डायबिटीज़ बहुत कॉमन डिजीज होती जा रही है। मतलब लाइफस्टाइल ही ऐसा हो रहा है, उठ पटांग खा रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कुछ है नहीं, है ना, तो उससे क्या होता है? डायबिटीज़ हो रहा है। और डायबिटीज़ की वजह से फिर किडनी फेलियर भी होता है। और तुम सोचो किडनी फेलियर का क्या होगा? हाँ, वेस्ट नहीं आएगा, जीवन के लाले पड़ जाएंगे मेरे भाई, जीवन के लाले पड़ जाएंगे। किडनी एक लाइफ प्रोसेस कर रहा है। आई थिंक चैप्टर के शुरुआत में बताया, लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस
जो हमारे जीवित रहने के लिए ज़रूरी है। तो समझ लो किडनी कितना इंपॉर्टेंट है ना। जो लोग दारू पीते हैं, दैट दारू इज अल्कोहल ना। अब दारू बोल के तुम बच्चा बोला अरे हिंदी का शब्द है वो, है ना, अल्कोहल बोलूँ क्या करते हैं, किडनी खराब, लीवर खराब। तो क्यों अपने आप से अपना शरीर खराब। आजकल की जनरेशन के लिए बड़ा शौक है ना, अल्कोहल पीने में अपने आप को बड़ा कूल समझता है। मुझे लगता है तू बेवकूफ़ है, मुझे लगता है तू कूल से ज़्यादा बेवकूफ़ ज़्यादा है। जब तुझे पता है कि उसके क्या हेल्थ कॉन्शियस क्या कहते हैं कंसर्न है, तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, है ना। मतलब आपको ना पता और आप तब कंज्यूम कर रहे हो। दुनिया जान रही है कि उसके क्या नुकसान है। तम्बाकू खाया, बीड़ी पिया, सिगरेट फूका, क्या अल्कोहल पिया, सब दुनिया जान रही है। छोटा 4 साल का बच्चा भी जानता है, 4 साल का नहीं जानता होगा, अब 7, 8, 15 साल का बच्चा आजकल जानता है कि इसके नुकसान हैं, बट फिर भी एक एज में पहुंचता है, चला जाता है उसी दिशा पे। क्यों जा रहा है अभी। चलो इफेक्ट्स क्या है बेटा। ऑब्वियसली बात है, किडनी फेलियर का क्या प्रभाव होगा। प्रभाव यही होगा बच्चा कि वेस्ट बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, और वो कैसा वेस्ट है, दैट वेस्ट इज पॉइजनस। फिर बोल दूंगा डेथ का कारण बनेगा। कैन लाइफ बी लिखा, कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, कैन बी क्या, श्योरली लाइफ थ्रेटनिंग होगा। इलाज क्या है, डायलिसिस एक मशीन होती है, एक तरह का कह सकते हो आर्टिफिशियल किडनी है ना। उसमें क्या करेंगे, तुम्हारी बॉडी में 2 ट्यूब डाल देंगे, एक आर्टरीज में और एक वीन्स में, है ना। क्या होगा, एक से इम्प्योर ब्लड किस में जाएगा, डायलिसिस की मशीन में जाएगा। अब डायलिसिस की मशीन क्या करेगी, वही काम जो किडनी करती है। उसके अंदर एक सॉल्यूशन होता है, वो ब्लड जब डायलिसिस मशीन की ट्यूब में जाएगा तो उसकी ट्यूब भी क्या होती है, मेम्ब्रेन वाली होती है। क्या होती है, मेम्ब्रेन वाली। आई थिंक डायलिसिस मशीन तो नहीं बनाया होगा नहीं बनाया होगा, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, इसे सुन लो, है ना। तो जब वो ट्यूब डायलिसिस मशीन की ट्यूब में आप अपना ब्लड डालेंगे, आप क्या डालेंगे, डॉक्टर डालेगा, है ना। और क्या होगा, वो डायलिसिस मशीन में घूमेगा, ऐसा होता है। यहाँ से इम्प्योर ब्लड लिया, डायलिसिस मशीन में जाएगा, ऐसा है, कैसा है, ऐसी कुछ ट्यूब है वो, जैसे तुम्हारे एसी का कॉइल होता है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन कुछ वैसे ही होते हैं जैसे कि ट्यूब्यूल के अंदर थे। इसके अंदर क्या कुछ सॉल्यूशन, सेम बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन जैसे कि आपके ट्यूब्यूल में थे। अब इस ब्लड में जो इम्प्योरिटीज है, ये भी आपकी बॉडी से उठाया है। वो जब डायलिसिस में जाएगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है धीरे धीरे करके क्या होगी, इस सॉल्यूशन में चली जाएगी। और इस तरह से जो किडनी करती थी क्या, ब्लड में से इम्प्योरिटीज अलग होगी, ब्लड प्योर हो जाएगा, वापस से एक ट्यूब से आपके बॉडी में डाल देंगे, उसमें डालेंगे जिसमें ब्लड साफ रहता है ना। दैट इज़ अ लॉन्ग पेनफुल प्रोसेस। आप जिंदगी भर डायलिसिस पे कब तक जिंदा रहोगे। छोटा मोटा मशीन तो है नहीं कि बॉडी पे लगा लिया, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। आदमी की कंडीशन के हिसाब से कम किडनी, मतलब ज़्यादा नहीं नुकसान हो रखा होगा तो समय कम लगेगा, जिसका काम मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ होगा उसमें समय ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ अ पेनफुल प्रोसेस। और लाइफ टाइम डायलिसिस नहीं ले सकते। एक ही इलाज है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, किडनी ट्रांसप्लांटेशन नहीं, दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट, कि किसी दूसरे व्यक्ति का एक डोनर ढूंढो। डोनर फैमिली का होना चाहिए, इंडिया में कानून है डोनर फैमिली का ही होना चाहिए। और डोनर भैया, हाँ भैया, ब्लड का भी फैमिली का ही। क्या ब्लड का मतलब, जब ब्लड डोनेट, ब्लड तो किसी का भी ले सकता है, बट किडनी डोनेट जब कोई करेगा तो फैमिली का डोनर होना चाहिए, है ना। अब फैमिली में कोई डोनेट करे, और फिर वही वाला ना ऑपरेशन, बेटा आप दूसरे बॉडी का पार्ट दूसरे बॉडी पे लगाओगे तो बहुत रिस्की सर्जरी के बाद कई तरह के प्रिकॉशन, लंबा चौड़ा मेडिकेशन, आपकी सर्जरी कितनी सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, सर्जरी है वो, चाहो वो क्या है, सर्जरी है। आप जानते हैं जब किसी दूसरे बंदे का बॉडी पार्ट किसी और पे लगा रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए वो दूसरा पार्ट क्या है, फॉरेन मटेरियल है, और आपकी बॉडी उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करती है, समझ लो। तो इतने सारे जो एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं ऑपरेशन के बाद। सर्जरी कौन सा सर्जरी की बात कर रहा हूँ, जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है, चाहे किसी भी चीज़ का। हम फिलहाल बात कर रहे हैं किसकी, किडनी ट्रांसप्लांट की। जो आप किसी एक व्यक्ति का किडनी दूसरे को लगाओगे तो तुमको लगता है कि बॉडी पहचानती है कि मेरा हिस्सा नहीं है, तो क्या करती है, रिजेक्शन देती है, बॉडी ही उसको रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है।
तब दिए जाते इतने हैवी डोज कि बॉडी को वो सेंस ना हो कि ये तेरा पार्ट नहीं है। समझ लो, मतलब अच्छे खासे सक्सेस रेट है नहीं सर्जरी के, समझ लो। तो इससे बढ़िया क्या है? हाँ, कह रहा मर जाओ। अरे यार तू कैसी बात करता है? मतलब आपको यार अपनी बॉडी के ऑर्गन, अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए, है कि नहीं? अब कोई कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकता। किडनी फेलियर उसका भी हो सकता है, किस्मत खराब, कुछ और बॉडी में कमी हो जाए उसकी वजह से हो जाए, बट अपने हाथ से क्यों करना है? ये तुमको इसलिए बता रहे हैं, तुम आजकल का जनरेशन है सच में बड़ा कूल समझता है क्या? और इसमें लड़कियां नहीं, लड़कियां भी हैं पूरी, आजकल की लड़कियां। और आजकल की लड़कियां बोलना गलत स्टेटमेंट होगा, लड़के ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, है ना? और लड़कियां भी इस मामले में लड़कों को पूरा टक्कर दे रही है। टक्कर देना और चीज़ों में टक्कर दो, क्या नहीं? तो लड़की का किडनी अलग होगा क्या? जैसे अल्कोहल जितना लड़के के लिए नुकसानदायक उतना ही लड़की के लिए भी होगा, है ना? अब मॉडर्न होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि बेवकूफ़बाजी की जाए, कि नहीं? मॉडर्न हुए तो कुछ ढंग का करके दिखाओ, कुछ ढंग का करो। चलो बच्चा, डायलिसिस का काम मैंने आपको बता दिया। ब्लड आर्टरी से लिया जाता है, फिर वो डायलिसिस मशीनें पास करते हैं जिसका सेमीपेरिनेल मेम्ब्रेन होता है। उससे क्या होगा कि जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसके अंदर मौजूद सॉल्यूशन में चला जाएगा, और जो प्योर ब्लड बचेगा वो क्या होगा, वापस से वीन्स के थ्रू ब्लड में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चैप्टर जीतू खत्म हो गया। एक्सक्रीशन एक छोटा लाइफ प्रोसेस था। मुझे लगता है आधा घंटा में लगा होगा, हमने लेट भी तो स्टार्ट किया है ना? हाँ, तुम्हारा कुछ प्रश्न है? आप कुछ कहना चाह रहे थे, अब आप कह सकते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, सारे काम करना बंद कर देते हैं एक करके। अब यार इतना तो बायोलॉजी का ज्ञान मेरे को भी नहीं है, सच में सीधी सी बात है। और ऑब्वियस जो तो किडनी फेलियर कहानी यही होगा सच में, मतलब मैं एजप्शन कर रहा हूँ तेरे सवाल से। किडनी फेलियर मतलब क्या है? ऑब्वियस वो किडनी क्या है, वो तो खोखा जैसा ही है। अल्टीमेटली वहाँ काम तो कौन कर रहा है? नेफ्रॉन। दिक्कत तो वहाँ आनी स्टार्ट होगी। अब उसमें दिक्कत कितनी आई है वो बताएगा कि कितना किडनी फेलियर हुआ है कि नहीं? और ऑब्वियस कहते हैं सारे तो एक साथ काम करना बंद नहीं करते होंगे, वो मेडिकल कंडीशन धीरे धीरे पैदा होती होगी। अब बंदा दारू पीता है तो एक दिन में किडनी खराब होती है, बट आप अल्कोहल कंजप्शन कर रहे हैं तो एटली आपका डैमेज होना स्टार्ट हो गया है कि नहीं? अब फिर वो वाले लॉजिक मत देना। कुछ लोग जो लॉजिक देते हैं कि हम दारू पीते थे 80 साल जिए 90 साल जिए, एक जी लिया, है ना? जिस ज़माने में वो जी रहा था उस ज़माने में पॉल्यूशन भी नहीं थे, उस ज़माने में वो फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता था, तो किसी चीज़ ने उसको बचाया भी होगा। अब तुम जिस ज़माने में रह रहे हो तो आदमी, मैं अपनी ही बात करूं, घर से कितना चलता हूं, दिन भर में 3000 स्टेप भी नहीं चलता हूं, और मैं उसके प्रिंसिपल पर हूँ। अब उसने पिया, वो 90 साल जी गया, तो ये मेरे लिए बेंचमार्क थोड़ी ना हो गया कि ऐसा होता है। तो वो ये देखो, वो आदमी के ज़माने का था, उस ज़माने में और तरह की दिक्कतें नहीं थी, है कि नहीं? हवा साफ ले रहा था, खाना अच्छा खा रहा था। तेरे केस में तो तू जो खाना खा रहा है वो बेकार, जो तू हवा ले रहा है वो बेकार, और फिर तूने एक गंदा शौक और पाल लिया, तो तू कहाँ कंपेयर कर रहा है? तो तेरे को उसके इम्पैक्ट ज़्यादा देखेंगे। यहाँ सुनने में जो अल्कोहल नहीं पीते उनका भी लीवर फैटी लीवर होता है, इसको कहते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर। जो अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उनका लीवर फैटी हो जाता है, दैट इज एल्कोहलिक फैटी लीवर। यहाँ तो जो लोग अल्कोहल नहीं कंजप्शन कर रहे हैं उनका भी लीवर फैटी हो रहा है, और फिर तू दारू भी पिएगा तो तेरी स्थिति और ख़राब होगी। क्यों लीवर फैटी क्यों होता है? एक तो खाना खराब जो आप खा रहे हैं, ऑयली फॉयली लीवर का, दूसरा फिजिकल एक्टिविटी है नहीं। तो यहाँ तो उसको भी चिंता है जो अल्कोहल नहीं कंजप्शन कर रहा है, वो कौन सा बचा हुआ है। और फिर मैं कह रहा हूँ जो अल्कोहल कंजप्शन करता है उसका लाइफस्टाइल कौन सा अच्छा है। फिर तूने एक बहुत अच्छा एडिशन कर रखा है क्या, अल्कोहल कंजप्शन। मैं इस बात को इतना लंबा इसलिए खींच रहा हूँ, सच में मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कम से कम अपने चेलों को ये बात समझाता हूँ, सब कुछ करो ज़िंदगी में, खाने के लिए बहुत कुछ अच्छा है, ये फालतू का शौक बेकारी है, इसमें कहीं कूल नहीं दिखते हो, इसमें कहीं कूल नहीं दिखते हो, है ना? और फिर तुम्हारी आगे जीवन की स्थिति पता नहीं कैसे रहेगी, है ना? पियक्कड़ी हो गए तो और नुकसान में रहोगे, कुछ पता है क्या बनोगे। सीधी सी बात है, एक गलत शौक किस लेवल तक जाएगा क्या पता है, वो तो मैं भी प्रेडिक्ट नहीं करता आज की डेट में। और तुम भी उस स्थिति में नहीं हो कि तुम अगर कल को ये कंजप्शन करना स्टार्ट करते हो तो तुम कितने सेंसिबली कंज्यूम करोगे। पता लगा तुम ही एक बेंचमार्क बन जाओ पियक्कड़ों का, कि बोलो उसको देखो, है ना, कितना पीता है।
किसको पता है? किसी को पता है क्या? वो तो समय बताएगा। तो इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहा ना, 100 की गलत मत पालो। जब 100 गलत पालोगे नहीं तो उस गलत 100 का लेवल बढ़ेगा, वो वाली कंडीशन है ही नहीं, है कि नहीं? जीवन में एंजॉय करने के लिए बहुत कुछ है भाई, घूमो, ट्रैवल करो, और चीज़ों का नशा कर सकते हो, है ना? ये उटपटांग नशे से क्या हो रहा है? लोग फालतू, ऑफिस वाले बहुत तरह के देते हैं, टेंशन है, ये है। अरे हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, इतने काम मैनेज करते हैं, हमको टेंशन नहीं है क्या? हाँ, तो ये ऐसा है कि अपनी कमियों को छुपाने के लिए बोलो कि स्ट्रेस है। हमारे पिताजी भी हैं भाई, हमने तो कभी नहीं पीते हुए और बीड़ी फूकते हुए देखे, क्यों? और हमें पता है कि जिस पोजीशन पे काम करते हैं क्या टेंशन रहता है। तो ये तो आजकल की जनरेशन के बेवकूफ़ तुक हैं क्या, कि काम का टेंशन है ना? मैं कुछ चीज़ें बोलूँगा नहीं, मैं काट दूंगा, चलो, है ना? अब मेरे फादर, मुझे पता है कि किस पोजीशन पे और क्या टेंशन रहता होगा। तो ये तर्क देना आजकल की जनरेशन का क्या टेंशन है, इसीलिए ऑफिस से बाहर गए, एक टपरी पे सुट्टा मारा और वापस चल दिए। शाम को 4 दोस्तों से मिले, बोले कि टेंशन हुआ, पूरे हफ्ते मेहनत किया, अब सैटरडे मिले तो सैटरडे पार्टी के नाम का मतलब क्या है? हाँ, एल्कोहल पार्टी। मतलब मैं इसको सच में पर्सनली अप्रिशिएट नहीं करता, और मैं सच बता रहा हूँ, जहाँ ये ऐसा टॉपिक आता है मैं इसको लंबा खींचता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी आने वाली जनरेशन सच में इसको बहुत कूल मानती है। मतलब किसी का इच्छा भी नहीं होती होगी ना पीने की, तो वो इसलिए भी पीता है कि मैं कूल दिखूंगा। मेरे को लगता है तू बेवकूफ़ दिखता है। नहीं, अगर तू इसलिए पी रहा है क्या कूल है, तो कूल नहीं भाई, तू फूल ज़्यादा है। हाँ, अब उन लोगों की बात करें जो कमाते नहीं धमाते नहीं, 500-1000 रुपये का बोतल खरीद रहा है, अरे भाई उसको बच्चों की पढ़ाई पे लगाओ। हाँ दोस्त, तो भाई जो 50 में खरीद के पी रहा, सोचो वो 50 भी कैसे कमाता है, उसके लिए 50 भी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। नहीं समझा? अब तूने तर्क दे दिया, मैंने कहा कि इतना महंगा, कह रहा 50 में मिलता है, तो जो 50 में खरीद रहा है भाई वो कमाता भी दिन का 200 ही है, तो उसके लिए 50 इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हाँ, वो घर में बच्चों को पढ़ा ले, खिला ले, सुबह सुबह, हम नाम नहीं लेंगे, काउंटर में पहुंच जाते हैं,